जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी के करंट अफेयर से बनने वाले सवाल को मैं लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों इससे पहले आईटीबीपी के महानिदेशक थे, वहां से इन्हें सेवानिवृत्त करके इस पद पर लाया गया है। देखिए दोस्तों, आगे पॉइंट देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में अनीश दयाल भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक के पद पर तैनात थे। और देखिए दोस्तों, 31 दिसंबर 2024 को अपनी सेवानिवृत्ति तक सीआरपीएफ के प्रमुख के पद पर बने रहेंगे। तो यानी कि 1 साल ये दोस्तों सेवानिवृत्त होने से पहले तक अपने पद पर बने रहेंगे। आगे देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ के बारे में, कब इसका अधिनियम आया, कब ये लागू हुआ था। देखिए दोस्तों, इसे 1939 ईस्वी में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। जब दोस्तों 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बना था। तो याद रखिएगा, अधिनियम कब का आया था, 28 दिसंबर 1949 को। 28 दिसंबर 1949 को, लागू 1939 में हुआ था। सॉरी, स्थापना 1939 में, लागू हुआ था 1949 को इसका अधिनियम के द्वारा। आगे देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ 1986 में महिलाओं को ऑपरेशन में शामिल करने वाला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बन गया है। तो सीआरपीएफ बन गया है। आगे देखिए दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा इसका आदर्श वाक्य है। स्थापना दिवस इसका 27 जुलाई को मनाते हैं। 27 जुलाई को स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लीजिएगा जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। आपको याद रखना है, आपके प्रश्न इनसे भी बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, नीना सिंह सीआईएसएफ की महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। तो याद रखिएगा, सीएस राजन कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्रमोद अग्रवाल दोस्तों ये बीएसई के चेयरमैन बने हैं। बीएसई के चेयरमैन दोस्तों, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी ये फुल फॉर्म हो गई। संतोष झा ये दोस्तों श्रीलंका में भारत के राजदूत बने हैं। महेश्वर दयाल जेल के महानिदेशक बने हैं। रूबेन अजार इजराइल के भारत में नए राजदूत। दोस्तों इजराइल के हैं, ये भारत में राजदूत हैं। भारत में नए राजदूत बने हैं रूबेन अजार। मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एडीसी बनी है। दोस्तों भारत की पहली वुमेन एडीसी बनी है मनीषा पाड़ी। और दोस्तों समीर शाह ये दोस्तों बीसीसी के अध्यक्ष बने हैं। बीबीसी के अध्यक्ष बने हैं समीर शाह। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आ गया हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं राहुल रसगोत्रा को आईटीबीपी के महानिदेशक बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों आगे इनके बारे में, मणिपुर कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी राहुल सगोत्रा को आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में राहुल रसगोत्रा इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के विशेष निदेशक पद पर तैनात थे। अब इन्हें दोस्तों आईटीबीपी के निदेशक बना दिया गया है। उन्हें 30 सितंबर 2025 तक इस पद पर नियुक्त किया गया है। आगे देखिए दोस्तों आईटीबीपी के बारे में देखिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के बारे में देखिए, यह 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1962 को स्थापित किया गया था। तो याद रखना है, 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी आईटीबीपी की। इसे आमतौर पर चीन की सीमा के साथ हिमालय के पहाड़ों में तैनात किया जाता है। आदर्श वाक्य इसका क्या है, शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा। शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा इसका ये क्या है, ये आदर्श वाक्य है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। स्थापना दिवस इसका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों, भारतीय रक्षा के कुछ महत्वपूर्ण दिन। सेना दिवस ये दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तटरक्षा दिवस 1 फरवरी को मनाते हैं। तटरक्षा दिवस 1 फरवरी। कारगिल विजय दिवस ये दोस्तों 26 जुलाई को मनाते हैं। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाते हैं। तो नौसेना दिवस, नेवी डे 4 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। तो आपको इन दिवसों को याद रखना है अगर आपकी परीक्षा में
कभी आता है तो आप याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, रिलायंस जियो किस संस्था के साथ भारत जीपीटी विकसित कर रहा है? तो कौन सी संस्था है उसके साथ भारत जीपीटी विकसित कर रहा है रिलायंस जियो? तो याद रखना है आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर भारत जीपीटी विकसित किया जा रहा है। आगे देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने चैट जीपीटी जैसा भारत जीपीटी लाने की घोषणा की है। रिलायंस जियो स्मार्ट टीवी के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस भी विकसित कर रहा है। रिलायंस जियो के बारे में स्थापना दोस्तों फरवरी 2007 में हुई थी। जो रिलायंस जियो नाम से स्थापना हुई थी वो फरवरी 2007 में। संस्थापक मुकेश अंबानी, वर्तमान अध्यक्ष आकाश अंबानी। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए, आगे अगला प्रश्न देखिए। भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी के अनुसार 2023 में कितने बाघों की मौत हुई है? तो याद रखना है आपको, 2023 में कितने बाघों की मौत हुई है? तो 204 बाघों की मौत हुई है। ऑप्शन का राइट आंसर है 204। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत में 204 बाघों की मौत हो चुकी है। बाघों की सबसे ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई है। कितनी हुई है? 52। आपको बस इतना याद रखना है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर मौतें हुई है? महाराष्ट्र में। इसके बाद मध्य प्रदेश में 45, उत्तराखंड में 26 बाघों की मौत दर्ज की गई है। तमिलनाडु और केरल में प्रत्येक में 15 मौतें दर्ज की गई हैं। कर्नाटक में 13 मौतें दर्ज की गई हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत सरकार, असम सरकार और किस संगठन के बीच शांति समझौता हुआ है? देखिए दोस्तों, भारत सरकार और असम सरकार और कौन सा संगठन है, इन तीनों के बीच शांति का समझौता हुआ है। तो आपको याद रखना है किन के बीच हुआ है। तो दोस्तों इनमें से किसके बीच हुआ है? देखिए दोस्तों, तो ये हुआ है केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के मध्य त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के मध्य त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना। 29 दिसंबर 2023 को उल्फा के 700 कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है। आगे चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए दोस्तों। ये है असम राज्य, ये पीला पीला दिख रहा है, ये हमारा असम राज्य। दोस्तों ये असम राज्य पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता है। कोई भी राज्य बचा हुआ नहीं है, सभी से अपनी सीमा साझा करता है और भूटान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भूटान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। देखिए दोस्तों, असम के बारे में, राजधानी इसकी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है, विधानसभा की सीटें 126 है, लोकसभा सीटें 14 हैं और राज्यसभा की सीट 7 है। राजकीय पशु भारतीय गैंडा राजकीय पशु है। आगे देखिए अगला प्रश्न, 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों सूरत में शुरू हुआ है। कहाँ पर? सूरत में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सूरत। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला फैक्ट देखिए, 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन गुजरात के सूरत में किया गया है। तो दोस्तों ये 12वें नंबर का है, दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन गुजरात में शुरू किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक आयोजित कर रहा है। यह दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। लगभग 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, डोंग जून किस देश की रक्षा मंत्री बने हैं? डोंग जून, दोस्तों याद रखिएगा, डोंग जून किस देश के रक्षा मंत्री बने हैं? तो ये दोस्तों चीन के बने हैं। चीन के रक्षा मंत्री कौन बने हैं? डोंग जून चीन के रक्षा मंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। देखिए दोस्तों, डोंग जून पूर्व नौसेना प्रमुख हैं। डोंग जून ने
ली सांगफू का स्थान लिया है? दोस्तों ली सांगफू का स्थान डोंग जू ने लिया है, जो 4 महीने पहले सार्वजनिक दृश्य से गायब हो गए थे। डोंग ने पीपुल्स लिबरेटर आर्मी नेवी में सभी प्रमुख नौसैनिक प्रभागों में सेवा की है। ली सांगफू दोस्तों ली सांगफू पहले चीनी रक्षा मंत्री थे जिन्हें अमेरिकी प्रतिबंध सूची में रखा गया था। आगे देखिए दोस्तों, चीन के बारे में देखिए दोस्तों, चीन के बारे में देखिए दोस्तों। चीन राजधानी इसकी बीजिंग है। शहरी आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर यहाँ पर दोस्तों संघाई शहर है। संघाई शहर सबसे बड़ा शहर है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। इसकी सीमा 14 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है दोस्तों? 14 देशों से लगती है। भारत से भी इसकी सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, अभय हस्तम कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? अभय हस्तम का जो कार्यक्रम है इसका शुभारंभ कौन से राज्य में हुआ है? तेलंगाना में। ऑप्शन ए राइट आंसर है, तेलंगाना में अभय हस्तम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, तेलंगाना में अभय हस्तम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए वादे के अनुसार 6 गारंटियों को लागू करने के लिए है। इसके तहत 28 दिसंबर को राज्य भर में एक विशेष अभियान प्रज्ञा पालन पीपुल्स गवर्नेंस शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने प्रज्ञा पालन एप्लीकेशन द्वारा प्रारूप देखिए दोस्तों, राज्य सरकार ने प्रज्ञा पालन एप्लीकेशन का प्रारूप कार्यक्रम लोगों और अन्य सामग्री भी लॉन्च की है। तो याद रखना है दोस्तों। आगे देखिए तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना के बारे में, ये दोस्तों तेलंगाना है, ये हमारा तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना राज्य है ये दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा साझा करता है। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। 2 जून 2014 को तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से कटकर यह बना था। राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन इसके क्या है दोस्तों? राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। विधानसभा सीट दोस्तों 40। विधान परिषद की सीट कितनी है? 40। विधानसभा सीटें 119। राज्यसभा सीट 7 और लोकसभा सीट 17 है। तो लोकसभा की सीट कितनी? 17 है। तो आपको विधान परिषद की सीट याद रखनी है। विधान परिषद की सीट कितनी है? 40 है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो पांडिचेरी विश्वविद्यालय का कुलपति तो याद रखना है जगदीप धनखड़ को दोस्तों कुलपति नियुक्त किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 5 दिसंबर से प्रभावी हो गई है। उन्हें पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून वन में संशोधन के बाद नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है पांडिचेरी के जो विश्वविद्यालय है वहाँ के चांसलर कौन बने हैं? तो उपराष्ट्रपति जी बने हैं, जिनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। तो आपको याद रखिएगा। अगला देखिए, पांडिचेरी विश्वविद्यालय यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय है दोस्तों पांडिचेरी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। कब हुई थी? 1985 में। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं। एन रंगास्वामी यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों की मौत की सज़ा को कैद में बदल दिया है? तो दोस्तों आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिक हैं उनको फांसी की सज़ा दी जा रही है, लेकिन अब वो सज़ा में बदल दी गई है। मौत की सज़ा में बदल दी गई है। देखिए दोस्तों कतर, याद रखिएगा कतर। फैक्ट देखिएगा, कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोपी 8 पूर्वी भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सज़ा पर वहाँ की अदालत ने कम कर दी है। फांसी की सज़ा को कम कर दिया है, यानी कि अब सजाए मौत की जगह इन भारतीयों को जेल में रहना होगा। कतर के बारे में देखिए दोस्तों, कतर की राजधानी क्या है? दोहा कतर की राजधानी है। अमीर कौन है यहाँ के? देखो शेख तमीम बिन अहमद अल थानी यहाँ के ये अमीर हैं। पीएम कौन है दोस्तों यहाँ के? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी यहाँ के दोस्तों कौन है? प्रधानमंत्री हैं। देखिए दोस्तों आज का हमारा प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का जवाब आपको हमने पहले ही बता दिया था
सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इसमें से बताना है सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आज का हमारा प्रश्न है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।